वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, नाउन क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। नाउन होता है कि किसी भी चीज़ के नेम को नाउन कहते हैं। आप जनरल भाषा में नाउन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दो तरह के नाउन की बात हम डिस्कस किए आपके साथ जब नाउन एंड नंबर जब आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उस तरह के नाउन थे जिसको कि आप काउंट कर सकते हैं, गिनतीवाचक संख्या, जैसे कि कलम है, किताब है, इस तरह की चीज़ों को आप गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। दूसरा हमने आपके साथ बोला था कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन उस तरह के नाउन होते हैं जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, इन सारी चीज़ों को आप गिनती नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। ऐसा हमने आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको रूल भी डिस्कस किया था। तो देखिए, प्रोनाउन तब कहाँ आता है, प्रोनाउन का क्या पोजीशन है। तो देखिए, नाउन के बदले अगर नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ है, उसके बदले जिसका यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। किसको प्रोनाउन कहते हैं? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसको कि नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट अगर कोई चीज़ है तो उसके बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वनाम, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। डिफिनेशन लिखते हैं, ए word which is used instead of a noun or noun equivalent कि ऐसा शब्द जिसको कि नाउन के इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले में, संज्ञा के बदले में, या संज्ञा के इक्विवेलेंट, संज्ञा के बराबर कोई चीज़ ऐसा है उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपको हम देखिए, इस प्रोनाउन जो है हम आपको मैक्सिमम 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब उस तरह का डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। हम व्यर्थ का कुछ ज़्यादा रूल बनाकर आपको जो है लेंदी नहीं करना चाहते सिलेबस को, इसलिए जो हम केवल इंपॉर्टेंट से बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन पहले करते हैं, वर्गीकरण करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? तो इसके अंदर जो प्रोनाउन आता है वो आता है आई, यू, ही, मी, देम। ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आई, यू, ही, मी, देम, etc, ये सब जो है आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूजेज करते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेट यूज करना है। तो इसका जब भी ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये होता है 231। 231 जो है ये इसका ऑर्डर है। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। तो इस तरह से आपका इसका यूज होगा। पर्सनल प्रोनाउन का जो है यूज इस तरह से होगा कि कोई भी सेंटेंस में पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और लास्ट में आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। तो 231 आप इसको याद रखिए, 231 इस तरह से यूज होता है। तो देखिए, सेकेंड पर्सन में अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेकेंड पर्सन में देखिए यहाँ पे यू है, ठीक है। थर्ड पर्सन में देखा जाए तो ही है,
फर्स्ट पर्सन में देखा जाए तो आपका आई है, आई जो है आपका आई जो है फर्स्ट पर्सन में आता है। तो यहाँ पर एक एक जो है सबका आपको समझा दिया एग्जाम्पल। पर्सन में थर्ड पर्सन ही है, नेम जितने भी है वो भी थर्ड पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आई है और सेकंड पर्सन में आप यू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा कि पर्सनल प्रोनाउन अगर यूज होता है तो आपको 231 का यूज करना है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आपको कॉमन एरर में किस तरह का दिया जाएगा, इसमें जो है इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, वो 132 या 321 इस तरह का कुछ यूज करके वो आपसे कॉमन एरर पूछ लेगा। तो वहाँ पर आपको जो उसे करेक्ट करना है, उसको मतलब उसको इम्प्रूव करके लिखना है कि आपको 231 के ही फॉर्म में ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है कि यू, ही एंड आई आर गोइंग। यू, ही एंड आई आर गोइंग। तो देखिए यहाँ पर यू क्या है, 2 है, सेकेंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए 231 का यूज हो रहा है ना, इस तरह से 231 का यूज करके ही आपको प्रश्न, देखिए ये जो है 90% केसेस में जो भी सेंटेंस दिया जाएगा 231 का ही यूज कीजिएगा। लेकिन 10% केसेस में क्या इस्तेमाल हो सकता है वो नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा कि अगर किसी ने कोई पाप किया, दोष किया, भूल किया, ठीक है, तो इन चीजों को वो स्वीकार कर ले, अपनी गलती करने के बाद वो स्वीकार करे, उसने जो भी पाप किया उस पाप को स्वीकार करे, उसने जो भी भूल किया उस भूल को अगर स्वीकार करे, तो ऐसे केसेस में जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज होकर 123 हो जाता है। मतलब उस केसेस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरह से यूज होता है। ये जनरली जो है 10% केसेस में आप इसको यूज करेंगे, लेकिन 90% केसेस में आपको 231 को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन इस रूल को भी आप नोट डालकर लिखिए कि किसी पाप, दोष, भूल स्वीकार किया जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 123 हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इस तरह से इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जैसे कि आई, यू एंड ही, I, you and he have committed a sin। तो उसने जो है क्या है कि I फर्स्ट, you सेकेंड पर्सन, he थर्ड पर्सन। तो देखिए I, you and he have committed a sin, मतलब कि मैं, आप और वह, उसने जो है एक पाप कमिटेड किया। मतलब क्या, मतलब उसने स्वीकार कर रहा है कि हमने पाप कमिट किया है, उसने सारे लोगों ने मिलकर जो है एक पाप कमिट किया है। तो ये क्या है कि अपना गलती स्वीकार कर रहा है, अपना पाप स्वीकार कर रहा है कि हमने इस चीज़ को किया है। तो अगर ऐसे केसेस में क्या होगा कि 123 यूज हुआ है तो ये सही यूजेज है। लेकिन अगर जहाँ इस तरह का भूल, गलती, दोष अगर स्वीकार करने की बात ना हो, इस केसेस को, केवल एक केसेस को छोड़कर, इस केसेस को छोड़कर बाकी 90% केसेस में आपका क्या होगा कि 231 ही यूज होता है। तो इसी को यूज कीजिएगा, यू, ही एंड आई, इस तरह का आपको 231 का यूज करना है। चलिए अब देखते हैं यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केसेस प्रोनाउन, ठीक है। यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूजेज देखेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से इस चीज़ को देखेंगे कि प्रोनाउन का किस तरह से ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो इसमें पहला है ऑब्जेक्टिव केसेस प्रोनाउन में कि लेट के बाद जो है अगर कोई लेट वर्ड का यूज हुआ है तो देखिए ऑर्डर देने के लिए, इस तरह का मतलब कमांड करने के लिए, इस तरह की चीज़ों में
लेट का यूज किया जाता है। तो लेट के बाद जो है जो प्रोनाउन यूज होगा, लेट के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस टाइप का प्रोनाउन यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या, आई का ऑब्जेक्टिव केसेस में मी हो जाता है तो मी यूज हो जाएगा, ठीक है। यू का यू ही रहता है, तो इस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब मी यूज होगा ना कि आई यूज होगा उस केसेस में, यानी लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे स्टार्ट है कि लेट यू एंड, यहाँ आई होगा या मी होगा, अगर इस तरह का रहता आई और मी में गो, लेट यू एंड मी जो है गो, मतलब तुम और मैं चलें, मतलब क्या, लेट यू एंड मी गो मतलब तुम और मैं चलें, तो यहाँ पर आई नहीं होगा। आई का अगर किसी ने यूज किया है तो गलत हो जाएगा। लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यू एंड मी, ये यू भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यू एंड मी, तो यहाँ पर आई का प्रयोग अगर कोई करता है तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लेट के बाद क्या होता है कि यू एंड मी, इस तरह से केसेस में ये इस्तेमाल होगा। दूसरा देखते हैं इसका रूल क्या है। दूसरा कहता है कि किसी जो है प्रीपोजिशन के बाद, कोई भी अगर प्रीपोजिशन आ गया तो किसी प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस वाला। नॉमिनेटिव केस में क्या आता है, नॉमिनेटिव केस में हुआ कि आई जो है आपका नॉमिनेटिव केस में है। यू का देखिए, यू के साथ कोई भी टेंशन नहीं है बच्चों को, यू के साथ इसलिए टेंशन नहीं है कि यू जो है नॉमिनेटिव केस में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केसेस में भी यू ही रहता है, तो उसमें कहीं भी बच्चों को कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दिक्कत हो जाता है आई और मी से, वो चेक करता है। नॉमिनेटिव केस में आई रहता है, लेकिन अगर इसी का आई का अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो वो मी हो जाता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। देखिए आई है तो आई में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ये नॉमिनेटिव केस में होगा आई, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में आई होगा और ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है। यू का जो है यू ही रह जाता है, यू का यू ही रह जाता है। सी रहता तो सी का क्या हो जाता, हर हो जाता, ठीक है। ही रहता तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता, हीज हो जाता। तो इस लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में देखिए यू था, ये यू जो है ये वाला ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, हालांकि दोनों का स्पेलिंग सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि यू में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर सी के लिए यूज हुआ रहता तो यहाँ पर हर हो जाता, अगर ही के लिए यूज हुआ रहता तो यहाँ पर हीज हो जाता, ठीक है। तो लेट के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, ठीक है। किसी प्रीपोजिशन के बाद, दूसरा रूल है किसी प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। अगर प्रीपोजिशन आ गया उसके बाद जाकर जो है अगर यूज हुआ है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ही डिपेंड्स ऑन। अब देखिए यहाँ पर मी लिखूं या आई लिखूं, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन अगर रहे मन में कि ही डिपेंड्स ऑन देखिए क्या है, ये प्रीपोजिशन है, आपका प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या बताया आपको, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर आई होगा या मी होगा, तो डेफिनेटली आई नहीं होगा, मी होगा। मी क्यों होगा, मी इसलिए होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि नॉमिनेटिव केस का। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसमें जो है दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये अगर आपको पहचान करने के लिए कहा तो देयर इज, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको डबल स्टार लगा के रखिए, इस पे जो है आपको प्रॉब्लम पूछा गया है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, मतलब कि कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है यू एंड मी में। तो देखिए
यू ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें बिटवीन जो है आपका प्रीपोजिशन है, बिटवीन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनेटिव केस का तो इस्तेमाल होगा नहीं। तो ये जो यू है ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है। और ये मी जो है, यहाँ पर मी होगा या आई होगा। अगर नॉमिनेटिव केस आई यूज कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आई किसी ने इस्तेमाल कर दिया, यू एंड आई, तो आई का मतलब हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, तो गलत हो जाएगा। तो जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ये ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज होगा? क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को हमने आपको एक रूल दिया है, देखिए यहाँ पर डबल स्टार भी लगाए इस रूल में। तो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना है, और प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ये जो है यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ये सब यूजेज है। तो चलिए एक देखते हैं जो कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, किस तरह का कॉमन एरर पूछा गया था, उसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए क्वेश्चन था कि बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली won't come at all, he won't come at all, no error। इस तरह का जो है सेंटेंस था, ए बी सी और डी, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो देखिए बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वोंट कम एट ऑल। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो देखिए ये बिटवीन क्या है, बिटवीन आपका जो है प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर ये यूज होता है सब्जेक्ट जो है, तो ये किस में यूज होगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में इसका इस्तेमाल होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में यू का तो यू ही रह जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई का जो है क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो यहाँ पर आई नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद जो है दोनों ऑब्जेक्टिव केसेस प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ यू एंड मी होगा, तो इसलिए ए पार्ट में आपका एरर था, यहाँ पर आई नहीं होके यहाँ पर मी का प्रयोग होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है देन एंड द केसेस। देखिए देन के साथ जो है, देन के साथ क्या होता है, इसके साथ पढ़ते हैं कि किस केसेस का इस्तेमाल होता है। नॉमिनेटिव केस का यूज होता है, कब जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, अगर जहाँ देन का यूज किया हुआ है। तो देखिए देन के साथ क्या होता है, 2 तरह का केसेस बन के आता है सामने। पहला केसेस हम आपको डिस्कस करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जो है एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो भी तुरंत से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन 2 नॉमिनेटिव के बीच में हो। देन के बाद क्या होगा कि नॉमिनेटिव केस का, यहाँ पर लिख देते हैं, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है अगर कंपैरिजन जो है 2 नॉमिनेटिव्स के बीच में हो। इस चीज को याद रखिएगा कि देन के बाद जो है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है अगर कंपैरिजन जो है 2 नॉमिनेटिव के बीच में हो, तब जाकर जो है क्या होगा कि आपको नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करना है देन के बाद। लेकिन अगर कंपैरिजन 2 नॉमिनेटिव के बीच में नहीं हो तो उस केसेस में क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तत्काल ये जानिए कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग देन के बाद नॉमिनेटिव केस का अगर प्रयोग होता है, नॉमिनेटिव केस का भी आपको हमने लिस्ट लिखाया कि कौन कौन सा है, आई, यू, ही, सी, ये सब क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। अगर नॉमिनेटिव केस के बीच में अगर जहां कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो उस केसेस में आपको क्या होगा कि नॉमिनेटिव ही यूज होगा, ठीक है, देन के बाद। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यू आर बेटर, यू आर बेटर देन, अब यहां पर आई होगा या मी होगा,
ये अगर आपसे पूछा जाए यू आर बेटर देन आई या मी, तो देखिए देन का यूज किया गया है, बोले ना ये देन से रिलेटेड है कि अगर देन का यूज किया गया है तो हमने क्या लिखा है कि अगर देन में जो है अगर दो नॉमिनेटिव के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो नॉमिनेटिव ही होगा। क्या होगा? नॉमिनेटिव ही होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर यू है, यू आर बेटर देन आई होगा या मी होगा। तो देखिए तुम जो है हमसे बेटर हो, तो क्या हो रहा है? नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ये भी एक नॉमिनेटिव है। देखिए यहाँ पर इसी के साथ कंपैरिजन चल रहा है, यू के साथ ही तो कंपैरिजन यहाँ पर है, हमसे या मैं से कंपैरिजन जो है यू का ही हो रहा है। तो जब दोनों के बीच में कंपैरिजन है तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन हो तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ना होकर नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होगा। ये जो है एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है 2013 के एग्जामिनेशन में इस तरह का कि उसने जो है नॉमिनेटिव, दो नॉमिनेटिव रखकर उससे जो है रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, किंतु देखो अब देखिए देन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो तो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, अगर दो जो है नॉमिनेट के बीच में हो तो नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस के बीच में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस रखेंगे। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो चलिए दूसरा रूल देन से रिलेटेड लिखते हैं। देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कंपैरिजन हो, दो ऑब्जेक्ट्स है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक ऑब्जेक्ट इधर है एक ऑब्जेक्ट इधर, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो तो उस केस में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो गया इसका, यू आर बेटर देन आई, मतलब क्या, तुम मुझसे जो है बेटर हो, तो क्या हुआ यहाँ सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद देखिए इधर जहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन रहता ऑब्जेक्ट के साथ तो उस केसेस में क्या हो जाता कि ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करते, यानी कि यहाँ पर आई ना होके मी हो जाता उस केसेस के लिए। चलिए इसमें एग्जांपल देके और इसको बढ़िया से क्लियर करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। यहाँ पर देखिए क्या रहा है, ही रिस्पेक्ट्स, वो जो आदर करता है, यू मतलब आपको आदर करता है, मोर देन मी, ही रिस्पेक्ट्स यू, यू का जो है कंपैरिजन हो रहा है किससे, मी से, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, मतलब वो जो है रिस्पेक्ट आपका करता है मुझसे ज़्यादा, तो यू का जो है कंपैरिजन मी के साथ हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है, मोर देन का यूज किया गया है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का कंपैरिजन हो, यहाँ पर लिखे हुए क्लियर, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच के कंपैरिजन हो तो उस केसेस में क्या करते हैं, दोनों केसेस में दोनों जगह जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन आता है, आई, यू, ही, सी, ये सब जो है नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन सा आता है, मी, यू, हीज, हर, ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर यू हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई का अगर किसी ने इस्तेमाल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो दो रूल देन से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो टाइप्स है प्रोनाउन का वो है आपका, दूसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फर्स्ट क्या लिखाए थे, पर्सनल प्रोनाउन लिखाए थे, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसके अंदर पहले ये जानते हैं कि कौन कौन सा प्रोनाउन इसके अंदर आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर वो है ईच, आइदर और नाइदर।
ईच, आइदर और नाइदर, ये तीन जो है प्रोनाउन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ईच, आइदर, नाइदर, हर एक का इस्तेमाल सीखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं ईच का प्रयोग। ईच का पहले देखते हैं, ठीक है। ईच का प्रयोग कब कीजिएगा? ईच का प्रयोग तब कीजिएगा जब दो से अधिक के लिए होता है। दो या दो से अधिक, क्या होगा? दो या दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट जो ईच है, ईच का अगर प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ दो या दो से अधिक चीज़ें हो, उसके लिए जो है हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है ईच ऑफ द टू बॉयज। ईच ऑफ द टू बॉयज मतलब ईच ऑफ द, दो लड़के के बीच में कंपेरिजन है। दो के लिए क्या यूज कर सकते हैं ईच का? यस, कर सकते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक, दो के लिए भी यूज होगा, दो से अधिक के लिए भी ईच का प्रयोग होगा। तो ईच ऑफ द टू बॉयज एकदम सही है, एकदम सही यूज किया गया है। इसमें अगर जहाँ इस तरह का रहता ईच ऑफ द थ्री बॉयज, तो क्या यह सेंटेंस सही रहता या गलत रहता? तो देखिए ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है। तो ईच ऑफ द थ्री, थ्री मतलब दो से अधिक हो गया, तो ये भी सेंटेंस दो से अधिक के लिए भी यूज किया जाता है ईच का। तो ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक सबके लिए यूज होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आइदर। आइदर, ठीक है, एंड नाइदर, ये दोनों का हम करते हैं डिस्कशन आपसे। आइदर और नाइदर, ये दोनों का, ठीक है। आइदर और नाइदर के साथ क्या है कि ये सिर्फ दो के लिए यूज होता है। ओनली टू, दो ही रहेगा, सिर्फ दो, सिर्फ दो के लिए। अगर दो के लिए कंपेरिजन है या दो के लिए अगर कुछ है, सेंटेंस है, तो उसके लिए ही केवल दो की ही बात की जा रही हो। जैसे यहाँ पर है, देखिए दो के लिए बात किया जा रहा है, तो केवल दो के लिए जो है हम लोग आइदर या नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो से अधिक हो गया तो वहाँ पर आइदर या नाइदर का प्रयोग गलत हो जाएगा, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईच के साथ ऐसा नहीं है। ईच के साथ है कि दो के लिए भी यूज कर सकते हैं, दो से अधिक के लिए भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आइदर के साथ क्या है, आइदर और नाइदर के साथ कि केवल, केवल जो है दो के लिए यूज किया जा सकता है, केवल ही केवल दो के लिए। तो यहाँ पर जो है आइदर और नाइदर जो है केवल दो के लिए है, सिर्फ दो के लिए है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, क्या ये सेंटेंस सही है? आइदर ऑफ दिस टू बॉयज मतलब इन दोनों लड़कों में से एक। तो दो के लिए कंपेरिजन हो रहा है, दो के लिए बात की जा रही है इस सेंटेंस में। आइदर ऑफ दिस टू बॉयज मतलब दोनों लड़कों में से एक, ठीक है। तो दो के लिए बात किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर लिखा रहता आइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, क्या यह सेंटेंस सही होता? गलत हो जाता, क्योंकि दो, केवल दो की ही बात करने के लिए हम लोग आइदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर थ्री बॉयज यहाँ रहता तो ये गलत हो जाता। तो इसको कैसे सही करते? सही करते हम लोग आइदर को हटाकर ईच का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि ईच जो है दो के लिए भी सही है और तीन के लिए भी सही है, चार के लिए भी सही है। मतलब दो या दो से अधिक के लिए अगर बात किया जाए तो वहां पर ईच का प्रयोग कीजिए, आइदर का प्रयोग केवल दो के लिए कीजिए। आइदर या नाइदर का प्रयोग केवल आपको दो के लिए ही करना है। इस रूल को आप लोगों को याद रखना है। तो आइदर ऑफ दिस टू बॉयज, ये एकदम सही सेंटेंस है। एक और लेते हैं, नाइदर का यूज करके देखते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि दो ही लड़की की बात किया जा रहा है कि नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स मतलब इन दोनों लड़की में से कोई भी एक नहीं। नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स मतलब कोई भी लड़की नहीं, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, तो दो लड़की की केवल बात किया जा रहा है। तो जब ओनली टू की बात किया जा रहा है, सिर्फ दो की बात किया जा रहा है, तो आप आइदर और नाइदर का यूज करने के लिए परमिटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से रूल को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है, थर्ड लिखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रोनाउन आपको बताया हमने पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड जो बताया वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बताया, और ये थर्ड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पहले कौन कौन से वर्ड जो है आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंदर, तो
तो देखिए ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ये जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों वर्ड। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं ईच अदर को, ईच अदर को देखते हैं, फिर उसके बाद वन अनदर को देखेंगे। तो देखिए ईच अदर के साथ क्या है कि ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होगा, ओनली टू। ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए, मतलब दो के बाद किया जाएगा तब ईच अदर का प्रयोग किया करेंगे आप लोग, सिर्फ दो के लिए, सिर्फ दो के लिए, ठीक है, ईच अदर का प्रयोग कीजिएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसको ईच से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ईच अलग चीज है। ईच जो अभी हम डिस्कस किए वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ओनली टू के लिए कीजिएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, द टू ब्रदर हेट ईच अदर, मतलब दो भाई जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, हेट ईच अदर। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो की बात किया जा रहा है। जब दो की बात किया जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट जो है वन अनदर की बात करते हैं। वन अनदर का कहाँ यूज करेंगे, तो जब वन अनदर आएगा तो दो से अधिक के लिए, जब दो से अधिक का बात किया जाए, दो से अधिक के लिए, दो की बात किया जाए तो ईच अदर, दो से अधिक की बात किया जाए तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं दो से अधिक की बात के लिए, जैसे कि द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, मतलब 5 भाई एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो क्या हो गया, 5 ब्रदर्स है, 5 की बात किया जा रहा है, दो से अधिक की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज किया गया है, ठीक है। तो और यहाँ पर दो की बात किया गया था, इसलिए ईच अदर का। तो इसमें क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सीखे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर वन अनदर आता है, ईच अदर दो के लिए सिर्फ होता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए होता है, बस इसी चीज़ को सीखना था। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, और बाकी के 2 लेक्चर्स और लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।